दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल में चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज बताऊंगा कि क्या नेपाल की सरकार गिरने वाली है, कौन कह रहा है ये बात। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश की जो सेना बांग्लादेश के निहत्थे और निरपराध हिंदुओं पर जुल्म उठा रही है उसकी तथाकथित वीरता के बारे में। और दोस्तों उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान की सरकार सीरिया की सरकार गिरने के बाद दबाव में आ गई है और उसको डर लग रहा है कि जिस तरीके से सीरिया में जब लड़ाके घुसे तो सीरिया में सुन्नी मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर आई और उन्होंने आज़ादी का जश्न मनाया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई देश ईरान पर आक्रमण कर दे, चाहे वो तुर्की हो और चाहे वो इजराइल हो। और ईरान में महिलाएं जो हिजाब को लेकर लगातार विरोध कर रही हैं वो कहीं विद्रोह ना कर दें और सड़कों पर आज़ादी की बात को लेकर ना जाए, इसलिए ईरान ने फिलहाल सीरिया के बाद अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए अपना विवादित हिजाब कानून वापस ले लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशेकियान ने कहा है, उन्होंने पहले भी कहा था चुनाव के दौरान, उनको लिबरल माना जाता है, कि हमें अपनी महिलाओं पर और अपनी बेटियों पर अपनी इच्छा थोपने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ईरान की धार्मिक सत्ता इस बात के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सीरिया की सरकार गिरने के बाद उनको लग रहा है कि कहीं किसी ने आक्रमण कर दिया और ईरान के महिलाओं ने विद्रोह कर दिया तो क्या होगा। इसलिए ईरान की धार्मिक सत्ता झुक गई है और उसने कहा है कि इस कानून में संशोधन की गुंजाइश है। ये कानून महिला के ऊपर जुल्म है, बहुत कठोर है और हम इस पर पुनः विचार करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की आर्मी जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर बहुत जुल्म उठा रही है, मौका पड़ते ही हिंदुओं को जहाँ भी पकड़ती है उनको पकड़ती है, टॉर्चर करती है, जेलों में डालती है, विभिन्न मुकदमे में फांस देती है, उसकी तथाकथित वीरता के बारे में दोस्तों आप सबको पता होगा। बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से भारत से मिलती है और उसकी सीमा 1 ओर से म्यांमार से मिलती है। म्यांमार में जिधर से मिलती है वो म्यांमार का रखाइन प्रांत है और रखाइन प्रांत में 65 से 70% बौद्ध रहते हैं। लेकिन अब वहाँ पर रोहिंग्याओं की तादाद बढ़ती जा रही है और रोहिंग्या लगभग 30 से 35% हो गए हैं। और इन रोहिंग्या मुसलमानों का एक ही काम है, चोरी डकैती लूटमार बलात्कार हत्या, सिर्फ यही करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले बौद्धों के ऊपर आए दिन हमले करते हैं। जब से बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार आ रही है वो लगातार रोहिंग्याओं को शरण भी दे रही है और रोहिंग्याओं को हथियार भी बांट रही है। उसी नीति के अनुसार चलते हुए यूनुस ने म्यांमार के रखाइन प्रांत से में जो रोहिंग्या थे उनको हथियार भेजने शुरू कर दिए उनको, ताकि वो बौद्धों पर हमले करें और पूरे रखाइन प्रांत पर कब्जा कर लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन रोहिंग्या मुसलमानों के आए दिन हमलों से त्रस्त होकर म्यांमार के रखाइन के प्रांत के बौद्धों ने अपनी एक अलग आर्मी बना ली है। इस आर्मी का नाम है अराकान आर्मी। ये बौद्धों को सुरक्षा प्रदान करती है और रोहिंग्याई हथियारबंद मुसलमानों को पीछे धकेलती है। फिलहाल जब बांग्लादेश ने कुछ अति करी और बांग्लादेश ने हथियारों की आपूर्ति बढ़ा दी उन रोहिंग्याई मुसलमानों को, तो कल और परसों पिछले 2 दिन में अराकान आर्मी के नेतृत्व ने फैसला किया कि अब सिर्फ रखाइन प्रांत के अंदर मौजूद इन रोहिंग्याई आतंकी मुसलमानों को खदेड़ने का काम नहीं चलेगा, बल्कि हमला करना होगा बांग्लादेश पर। और उन्होंने बांग्लादेश की सीमा पर लगे के साथ बांग्लादेश की आर्मी पर जबरदस्त हमला कर दिया। और वो बांग्लादेश की आर्मी जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो निरपराध है, जो निर्दोष है, जिन पर आए दिन जुल्म उठा रही है, वो अचानक अपने शस्त्र छोड़कर पीछे की ओर भागती रही। मैं आपको बता दूं अराकान आर्मी ने 271 किलोमीटर तक बांग्लादेश की आर्मी को खदेड़ दिया। बांग्लादेश की आर्मी का कोई मुकाबला नहीं कर सकी, हथियार छोड़ दिए चौकियों पर और बांग्लादेश के सैनिक
अपनी गाड़ियां ले लेकर भागने शुरू हो गए, अपने वाहनों से भागने शुरू हो गए। फिलहाल की सूचना यह है, दो सूचनाएं आ रही हैं। एक सूचना यह है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर 271 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। तो दूसरी सूचना यह है कि 271 किलोमीटर तक बांग्लादेश के सैनिकों को खदेड़ने के बाद अराकान आर्मी वापस अपनी सीमा पर आ गए हैं। लेकिन बांग्लादेश के सैनिक अराकान आर्मी से डर के मारे वापस अपनी चौकियों पर नहीं जा रहे हैं। बांग्लादेश के सेना के उच्च अधिकारियों ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया है कि वो अपनी चौकियों पर कब्जा करें, और यदि अराकान आर्मी के लोग पिछड़ गए हैं तो वापस जाकर चौकी पर अपनी पोजीशन लें। लेकिन फिलहाल जिस वक्त तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक की खबर यह है कि बांग्लादेश के वो डरपोक सैनिक अपनी सीमा चौकी पर जाने को तैयार नहीं है और अपने नेतृत्व के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनको डर है कि यदि वो म्यांमार बांग्लादेश की सीमा पर दोबारा चले गए तो अराकान आर्मी के लोग उन्हें इस बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी है बहादुर बांग्लादेश की आर्मी, जो निर्दोष लोगों पर जुल्म उठाने में बहुत आगे है। कई बार मुझे लगता है कि पाकिस्तान इनके साथ बिल्कुल सही व्यवहार करता था। ये इसी लायक से पाकिस्तान इन्हें अपने जूते की नोक पर रखता था, जूते के नीचे दबा के रखता था, और ये उस भारत ने इनको आज़ाद कराया, भारत ने इनको सारी सहूलियतें प्रदान करी, और उसके बाद फिर उसी औकात पे आ गए और बांग्लादेश के अंदर चाहे वो अवामी लीग के समर्थक निर्दोष मुसलमान हो उन पर जुल्म उठा रहे हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म उठा रहे हैं। लेकिन वो अराकान आर्मी जिसके पास बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा हथियारों के भंडार नहीं है, उस आर्मी से ऐसे डरे कि अपने हथियार लाने की भी हिम्मत, उठाने की भी हिम्मत न जुटा सके और भागते रहे भागते रहे भागते रहे। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं, अचानक नेपाल में ये कैसे खबर फैल गई है कि नेपाल की सरकार गिरने वाली है। नेपाल की सरकार ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। मैं आपको बता दूं ये बात कहाँ से खड़ी हुई। नवभारत टाइम्स के पॉडकास्ट में एक पूर्व एनएसजी कमांडो लकी विस्ट है, उस लकी विस्ट अपनी बातचीत कर रहे थे और एक पत्रकार विनीत त्रिपाठी उनका पॉडकास्ट में इंटरव्यू ले रहे थे। लकी विस्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये एनएसजी के तो पूर्व कमांडो है ही, ये शायद रॉ के भी पूर्व एजेंट है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि भारत को इस समय पाकिस्तान और चीन से ज़्यादा खतरा नेपाल से है। इन्होंने कहा कि नेपाल में दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसी के लोगों का जाल बिछा हुआ है। इन्होंने कहा कि नेपाल में जिन लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, 2 रोटी के लिए उनकी जेब में पैसे नहीं है, वो रोटियों के लिए अनाज के लिए तड़पते हैं, वही लोग 20-20 लाख रुपए वाली मोटरसाइकिलें लेके घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? लकी विस्ट कहते हैं कि वो सिर्फ सूचनाएं मुहैया कराते हैं विदेशी सीक्रेट एजेंसीज के लोगों को और उसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलती है। लकी विस्ट ने यहाँ तक कह दिया कि यदि नेपाल के हालात देखो तो कई बार ऐसा लगता है कि नेपाल की जनता, नेपाल की अपनी पॉपुलेशन कम है और नेपाल के अंदर विदेशी खुफिया एजेंसियों का जाल में की जो संख्या है, विदेशी एजेंटों की जो संख्या है वो नेपाल की जनता से ज़्यादा है। वहाँ अमेरिका हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, इजराइल हो, भारत हो, तमाम देशों की, चीन हो, तमाम देशों के खुफिया एजेंट भरे हुए हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, लकी विस्ट यहीं नहीं रुके। लकी विस्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। लकी विस्ट ने कहा कि सूचनाएं इस तरीके की हैं कि अभी जुलाई में शपथ लेने वाली नेपाल की सरकार अगले 1 महीने में गिरने वाली है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार को गिराने के पीछे
किस देश का हाथ हो सकता है, कौन सा देश चाहता है कि सरकार गिर जाए, और उसको गिराने वाले नेपाल सरकार, नेपाल में कौन से राजनेता होंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। पहली बात कि नेपाल इस समय पाकिस्तान और चीन से ज़्यादा बड़ा खतरा भारत के लिए है, और दूसरी बात उन्होंने कहा दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज का अड्डा बना हुआ है नेपाल, और कई बार ऐसा लगता है कि नेपाल की में जनता कम है, विदेशी खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स ज़्यादा हैं। और तीसरी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि बहुत ही जल्दी नेपाल की सरकार अधिकतम 1 महीने में गिर जाएगी। नेपाल के अखबारों ने प्रमुखता से इस बयान को छापा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। नेपाल के तमाम मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे भारत के एक पूर्व राज्य कमांडो ने यह उद्घाटन कर दिया है कि 1 महीने में सरकार गिरने वाली है। मैं आपको बता दूं कि KP शर्मा ओली एक कट्टर कम्युनिस्ट है, मार्क्सिस्ट लेनिनवादी है, ये मार्क्स लेनिन विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, और चीन की खुफिया एजेंसी का एजेंट इनको बताया जाता है। लेकिन पता नहीं हम इस बारे में बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन लकी विस्ट के इस आरोपों के बाद मामला गरमा गया है और दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब सीरिया के बाद क्या पहले ईरान की सरकार गिरेगी या पहले नेपाल की सरकार गिरेगी। फिलहाल ऐसा लगता है, नेपाल के मीडिया में कई नेपाल के पत्रकारों ने ये कहा है कि यदि लकी विस्ट ने कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई उनके पास खुफिया जानकारियां होंगी। उन्होंने कई पत्रकारों ने कहा है नेपाल के कि लकी विस्ट रॉ के पूर्व एजेंट हैं, वो एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, और यदि उन्होंने खुलेआम इतनी बड़ी बात कह दी है तो निश्चित रूप से उनके पास पुख्ता जानकारी है। और उन्होंने भी इस बात की संभावना व्यक्त की है कि यदि लकी विस्ट ने कहा है तो नेपाल की सरकार किसी भी समय किसी भी कारण से और किसी भी राजनीतिक के द्वारा गिर सकती है या गिराई जा सकती है। तो दोस्तों, सरकारों के गिरने और गिराने का खेल जारी है। सीरिया के अंदर भी बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बताऊंगा। रूस से भी एक चौंकाने वाली खबर आई है। रूस के परमाणु जनरल, रूस का वो सबसे बड़ा जनरल जिसके हाथों में परमाणु कमांड थी, जिसके हाथों में जैविक और रासायनिक हथियारों कमांड थी, कल मार गिराया गया। और वो भी सैन्य क्षेत्र में नहीं मारा गया है, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास से 3-4 किलोमीटर दूर वो एक मकान से बाहर आ रहे थे। बाहर, उनके मकान के बाहर एक स्कूटी खड़ी थी, और कहते हैं उस स्कूटी में मात्र 300 ग्राम विस्फोटक रखा हुआ था। लेकिन इतना तेज विस्फोटक था कि परखच्चे उड़ गए सेना के, रूस की सेना के उस जनरल के जिसके हाथों में परमाणु हथियारों की कमांड थी। और वहाँ आसपास के क्वार्टरों को भी, आसपास के फ्लैट्स को भी भारी क्षति पहुंची है। पूरी दुनिया में हर तरफ कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़ा है, कहीं हाहाकार है, कहीं खूनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपको रोज अवगत कराता रहूँगा मैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ चलते चलते कि सीरिया के अंदर विकट हालात पैदा होने की संभावना खड़ी हो गई है, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा करूँगा कल को। फिलहाल मैं आपको बता दूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल जिला शांति की ओर है। हालांकि वहां संगठित चोरी, बिजली की संगठित चोरी पकड़ी जा रही है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी थी, और आरोप है कि हारने वाले दलों ने अपने हार की खींच मिटाने के लिए 24 नवंबर को बिना किसी ठोस आरोप के संभल को दंगों की आग में झोंक दिया था। फिलहाल दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा, किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर देना। आप सबको एक बार फिर विश्वपति का नमस्कार।